उस पूरी दुनिया को के अंदर एक ऐसी ताकत खड़ी कर दी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, लूट के खिलाफ एक ऐसा ध्रुव खड़ा कर दिया कि इस लूट के राज को ख़त्म करने का वो नायक के रूप में आया। तो पहला जो सोवियत संघ की क्रांति का जो असर है वो है कि हमारे सोवियत संघ के अंदर जो मेहनतकश हैं उनकी मुक्ति का रास्ता खोला, और दूसरा पूरी दुनिया के अंदर जो बंटवारे की लड़ाई थी उस बंटवारे की लड़ाई में एक ऐसा ध्रुव खड़ा कर दिया कि हाँ, ये है सोवियत संघ का क्रांति का झंडा, ये है सोवियत संघ की क्रांति का नारा, ये है सोवियत संघ की क्रांति का लक्ष्य कि सोवियत संघ के अंदर, रूस के अंदर जो जनता है उसकी बेहतरी के मुक्ति के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद के घेरे को तोड़ना और साम्राज्यवाद से समाजवाद की ओर पूरी मानव समाज जाए उसके लिए रास्ता खोलना। तो इसी साथियों, ये जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो आदिम साम्यवादी अवस्था के समापन के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग रूप में जो लूट के राज कायम थे, चाहे वो गुलाम के रूप में हो चाहे वो सामंत के रूप में, उनको तोड़ दिया उसने, उनको समाप्त कर दिया और ये दिखा दिया कि आज की तारीख में ये जो पूरा संघर्ष है उस संघर्ष में मेहनतकशों के लिए एक और रास्ता हो सकता है। और हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ की क्रांति में के बाद जो सबसे पहली बार जो उन्होंने आज्ञप्तियाँ जारी की, वो कुछ आज्ञप्तियाँ मैं आपके बीच में इसलिए रखना चाहता हूँ कि ताकि आप ये समझ सकें कि सोवियत संघ का मानव समाज के लिए या मानव की बेहतरी के लिए क्या है। सबसे पहली आज्ञप्ति कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई, वो भूमि संबंधी आज्ञप्ति जारी। आज्ञप्ति से मतलब जो डिग्री, जो ऑर्डर, जो सरकार का आदेश था, वो भूमि संबंधी, यानी जितनी भी ज़मीन है उसमें निजी संपत्ति का स्वामित्व खत्म कर दिया। मजदूरों की मिलिशिया स्थापना की आज्ञप्ति जारी की। आवास संबंधी, सबके लिए आवास के बारे में, सबको सामाजिक बीमा की शिक्षा, जन शिक्षा की आज्ञप्ति, जातियों के अधिकार की घोषणा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आज्ञप्ति, और ये जो पूरा सोवियत संघ की जो सेना थी उस सेना के बारे में देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सभी सैनिकों को एक पद देना और सेना के कमांडरों को निर्वाचित किए जाने का आदेश, सभी वर्गों और उपाधियों का समापन, जितनी भी उपाधियां हैं, महाराजा, राजा, ये वो सारी उपाधियां समाप्त करनी, और ये जो राष्ट्रीयता हैं उनके आत्मनिर्भर के अधिकार के बारे में आती। अब ये आज्ञप्तियां जो थीं, अगर जरा गौर से देखें, ये इससे पहले की जो समाज व्यवस्थाएं हैं वो निजी संपत्ति पर अलग अलग रूपों से अलग अलग कब्जा हो करके एक लुटेरे वर्ग की सत्ता कायम करने की थी। पहली बार दुनिया में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने आते ही ये तमाम सारे आदेश जारी किए। अब इन आदेशों का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आज रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको अलग अलग रूप में हम अलग अलग तरीके से किसी के मेहरबानी के रूप में देखते हैं, कभी भाग्य के रूप में देखते हैं, ये सोवियत संघ की क्रांति ने पहला क्रांति की कामयाबी के बाद ये जो आज्ञप्तियाँ जारी की उससे स्पष्ट कर दिया कि एक ऐसी राजसत्ता भी हो सकती है जो मानव समाज को अब तक के ज्ञात इतिहास में जो उनकी बदहाली थी, जो भुखमरी थी, जो उनकी लूट थी, उस लूट के राज को समाप्त कर दी। और इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा अर्थ क्या हुआ कि अभी तक जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं रहीं, चाहे वो सामंतवादी व्यवस्था हो, उसके अंदर भी विकास हुए, उसके अंदर भी मानवता का ने अपनी यात्रा जारी रखी, उत्पादन के साधनों की प्रगति हुई, बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े साम्राज्य कायम हो गए, तमाम सारी उपलब्धियां हासिल की मानव समाज ने। लेकिन वो क्या थी? उनके केंद्र में क्या था? उनके केंद्र में आम इंसान, मेहनतकश नहीं था। और इसलिए बड़े बड़े महल बनते थे, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होते थे, लेकिन उस महल के पास में रहने वाली जनता, उस महल को बनाने वाली जनता, उस साम्राज्य के अंदर रहने वाली जनता की स्थिति और बदहाल होती थी। यानी उन महलों के लिए आम जनता की लूट। तो सोवियत संघ की क्रांति से पहले जितनी भी व्यवस्थाएं थीं, जो भी राजसत्ताएं थीं,
उन राज सत्ताओं के केंद्र में लुटेरे वर्ग को और ज़्यादा ताकतवर बनाने का वो मसला था। और सोवियत संघ की क्रांति ने मेहनत कशों को, किसानों को, आम जनता को केंद्र में ला दिया। और जो राज सत्ता की का जो कर्तव्य है, राज सत्ता के जो कार्य हैं, वो मुनाफे को ख़त्म करना, निजी संपत्ति की लूट को ख़त्म करना, और इस आधार पर पूरे मानव की मुक्ति के युद्ध के रूप में जो लुटेरों का युद्ध था, जो लूट का युद्ध था, उस लुटेरों और लूट के युद्ध को सोवियत संघ की क्रांति ने मानवता की मुक्ति के युद्ध में तब्दील कर दिया, जो आज तक जारी है। और इसलिए 1917 की जो रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन के बाद ये जो आज्ञप्तियाँ जारी की, उससे वो स्पष्ट हो गया और पूरी दुनिया में संदेश चला गया कि सोवियत संघ की क्रांति का अवसर क्या है। हम सब जानते हैं, और ये संयोग है या मुझे इस पार्टी में काम करते हुए मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे वो अवसर मिला कि जब सोवियत संघ में समाजवाद था, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला और मैंने वहाँ खुद अपनी आंखों से देखा कि ये क्या समाजवाद का अर्थ होता है। और उस समय मैं एक निजी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब सोवियत संघ गया था तो मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में मैंने लिखा उनको कि ये जो अगर स्वर्ग की कोई कल्पना है तो मैंने कल्पना के रूप में तो देखा था, लेकिन अगर कोई स्वर्ग होता है इंसान के लिए तो समाजवादी स्वर्ग है। वहाँ मैंने देखा कि किस तरीके से आम लोगों को रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, आवास की गारंटी। मैं जिस साल गया था सोवियत संघ में, तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि 1935 से लेकर, और मैं गया था लगभग 1986-87 के बीच में, तब तक किसी भी एक चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी थी। और वहाँ वस्तुओं की जो अंतर्राष्ट्रीय, चूँकि बाजार से जुड़ा था, पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं थी, और इसलिए वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे व्यापारिक, उसके आधार पर कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो उसके लिए क्या कर रहे थे वो लोग कि वो पूरा का पूरा अपना ब्यौरा प्रस्ताव वहाँ की सोवियतों में, वहाँ की ट्रेड यूनियंस के बीच में, वहाँ के छात्र संगठनों के बीच में, उसको चर्चा के लिए उन्होंने भेजा था कि ये सरकार की स्थिति है और इस आधार पर हम वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं। यानी ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, उसके बारे में मुझे लगता है कि आम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, लेकिन ये थी। और इसी साथियों, ये जो आज समाजवाद की उपलब्धि है मेहनत कशों के संदर्भ में, तो सोवियत संघ 70 साल चला, तो 70 साल के अंदर एक और दुनिया को, एक तो 1917 में क्रांति के बाद संदेश दिया कि पूरी दुनिया के अंदर शोषित समाज का भी कोई हुकूमत है, उस हुकूमत को कायम कर दिया, नंबर 1। और उसके बाद जो सोवियत संघ के अंदर समाजवाद के निर्माण की बात हुई, तो क्या हुआ? सबसे पहले सोवियत संघ की क्रांति के बाद, आमतौर पर आज मार्केट इकोनॉमी का दौर है, हम कहते हैं बाजार के बारे में, लेकिन सोवियत संघ की क्रांति के बाद पंचवर्षीय योजना बनाकर प्लान्ड इकोनॉमी, ये योजना आधारित अर्थव्यवस्था, और योजना में क्या, वो जो टारगेट तय करते थे कि इस बार हमको गरीबी को इस हद तक दूर करना है, बेरोजगारी को इस हद तक दूर करना है, स्वास्थ्य को इस हद तक पहुंचाना है निःशुल्क, शिक्षा को इस हद तक पहुंचाना है। मतलब समाज की जो बुनियादी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को की पूर्ति कैसे की जाए, तो प्लान्ड इकोनॉमी, उसके लिए पूरे देश के संसाधन आम जनता की बेहतरी के लिए लगाना। तो ये जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, सोवियत संघ की क्रांति के बाद पहली बार वो आया। और मैंने अभी एक लेख पढ़ा था, उस लेख में ये मुझे विस्तार के साथ पढ़ने का मौका मिला कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसके के दौरान जब सोवियत में रेवोल्यूशन हुआ, तो जब पहली पंचवर्षीय योजना आई समाजवादी व्यवस्था कायम होने के बाद, उस पंचवर्षीय योजना में उन्होंने अपने विकास की रफ्तार को 20% तय किया। तो 20% जब तय किया उन्होंने, तो पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया गया। 20%, पूरी दुनिया जो अर्थव्यवस्था डूब रही थी, नकारात्मक हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा 20% की। लेकिन जब सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, तो पूरी दुनिया ने देखा कि 20% से भी अधिक विकास की दर उन्होंने हासिल की।
तो ये जो पूंजीवादी दौर के लुटेरे रोज का के बीच में एक नियोजित अर्थव्यवस्था, उस नियोजित अर्थव्यवस्था से कैसे जो लाखों साल की जो सामाजिक व्यवस्थाएं, भुखमरी की, बेरोजगारी की, जलालत की ज़िंदगी जीने की, उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, तो ये प्लान्ड इकोनॉमी का पहला कंसेप्ट आया। तो इसी साथियों ये जो दौर है समाजवाद की क्रांति का, उसने पहले वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा अपने प्रगति की, पूरे सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी खत्म कर दी, गरीबी खत्म कर दी, भुखमरी समाप्त कर दी, आवासहीनता समाप्त कर दी उन्होंने। यानी दुनिया में जो बुनियादी आवश्यकता सबकी पूर्ति हुई और उनको अधिकार दिए। मतलब सोवियत क्रांति के बाद जो सबसे अधिक विशेष अधिकार प्राप्त अगर कोई तबके थे तो राष्ट्रपति, कोई साम्राज्य के कोई पुराने भूतपूर्व राजे महाराजे ये नहीं थे विशेष। वहाँ विशेष अधिकार प्राप्त 3 लोग थे, महिला, बच्चे और बुजुर्ग। तो महिला, बच्चे और बुजुर्ग वो वीवीआईपी थे पूरे समाज के, किसी एक घर परिवार के नहीं, किसी एक समुदाय के लोग नहीं, राजे महाराजा के वंशज नहीं, आम पूरे सोवियत संघ के अंदर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ये विशेष अधिकार प्राप्त थे। और इसके लिए बाकायदा सरकार की योजनाओं में के केंद्र में इनका विकास। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि समाजवादी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी घेरे से घिरी हुई थी। वो अकेला एक सोवियत संघ था जहां वो क्रांति संपन्न हो पाई थी 2-3 विश्व युद्ध से पहले। लेकिन इस घेरे के अंदर भी उन्होंने जो पूरा का पूरा उत्पादन की शक्तियों को जिस तरीके विकास किया, तो विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत कशों की, मजदूर वर्ग की क्या हैसियत है और क्या ताकत है उनकी, क्या उनकी कल्पनाशीलता है, क्या उनमें क्रिएटिविटी है, कितना ज़बरदस्त तरीके से। और जब अंतरिक्ष में जाने वाला हो सवाल हो, चांद पर आदमी को पहुंचाने का सवाल हो, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का सवाल हो, ये सारे मसलों में सोवियत संघ ने कि समाजवादी हुकूमत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मजदूर की हुकूमत भी न सिर्फ आगे बढ़ सकती है बल्कि सैकड़ों साल का लुटेरी जो व्यवस्था है उससे ज़्यादा बेहतर है। और इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक जो विकास हुआ, वो विकास इतना ज़बरदस्त विकास किया और हर मानवीय पहलू से उसके अंदर तमाम सारे रिकॉर्ड कायम किए। अब इतना जो स्थिति थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम और आप समझते हैं, साथी लोग कहते हैं क्या रे साहब, अगर इतना बढ़िया समाजवाद था, इतनी बेहतर समाजवादी व्यवस्था थी, तो सोवियत संघ में क्यों गिर गई? क्यों सोवियत संघ में चली गई व्यवस्था? हमारे साथियों को ये समझना चाहिए कि लाखों वर्ष की जो निजी संपत्ति की चेतना है, निजी संपत्ति की चेतना जब से निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, मानव समाज के विकास के क्रम में वो लोगों की चेतना में निजी संपत्ति की चेतना जबरदस्त तरीके से बैठी। तो सोवियत संघ में क्रांति के बाद जो सोवियत संघ के नागरिक थे, उनकी चेतना से निजी संपत्ति की चेतना एकदम गायब हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। इसलिए निजी संपत्ति की चेतना थी उनमें, और पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी घेरा था। इसलिए वो समाजवाद को न सिर्फ विकसित होना देना चाहते थे, विकसित होने से रोकना चाहते थे। और आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी तरीके से घेर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब क्रांति हो रही थी, तब भी उस क्रांति को कुचलने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की। क्योंकि वो आज का विषय नहीं, इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। कैसे कॉमरेड लेनिन ने शांति संधि की, किस तरीके से समाजवाद को बचाया, कैसे समाजवाद का निर्माण किया, ये हमारे दूसरे साथी है, वो उनके विषय का हिस्सा है, वो बोलेंगे। तो ये जो पूरा हालात है, तो उनको पूरा घेर लिया। और सोवियत संघ को टारगेट करके जो हिटलर था, फांसीवाद ला रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तमाम सारे लोगों को, तमाम सारी ताकतों को धता बता दिया उसने, अपने पैर पर रख दिया, उसको पैरों तले रौंदने की कोशिश की। तो फांसीवाद आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में खतरा। तो फांसीवाद जो है पूंजीवादी लूट खसोट राज का सबसे निकृष्ट रूप है, लेकिन उस व्यवस्था के अंदर
वो पूंजीवादी जनतंत्र को भी समाप्त कर देता है। समाजवादी जनतंत्र के लिए तो क्यों वो रास्ता खोलेगा, पूंजीवादी जनतंत्र को भी समाप्त कर देता है, जो बहुत सीमित लोगों की हुकूमत को कायम करने का जनतंत्र है। तो इसीलिए पूरे सोवियत संघ को वो भी टारगेट किया, पर सोवियत जनता ने, समाजवादी ताकत ने, मजदूरों की हुकूमत ने पूरी दुनिया के मेहनत कशों के लिए एक बड़ा योगदान किया। 2 करोड़ लोग मारे गए, मुकाबला हुआ लाल सेना से, और आखिरकार हिटलर को पराजित करके पूरी दुनिया की मेहनत कशों की लड़ाई को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी दिशा को, उनकी दशा को बचाने का काम किया सोवियत संघ की क्रांति ने। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ। तमाम सारे साम्राज्यवादी देशों ने हिटलर के नेतृत्व में सोवियत संघ को पूरी तरह तबाह कर देने के लिए उनके अंदर तक, देश के अंदर तक, मॉस्को के पास तक पहुंच गए थे वहाँ, और उसको पूरी तरीके से कुचलने की साजिश थी। लेकिन ये जो मेहनत कशों की समाजवादी क्रांति के बाद जो समाजवाद के ध्येय के प्रति उनका जो समर्पण था, तो उन्होंने देखा कि सोवियत संघ को अगर कुचल देंगे तो दुनिया के अंदर मेहनत कशों की एकमात्र जो हुकूमत है वो भी चली जाएगी, और दुनिया के बंटवारे में जो लूट के लिए बंटवारे की जो राजनीति है वो पूरी तरह से हावी हो जाएगी। तो सोवियत संघ की जनता ने और सोवियत संघ की सेना ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, 2 करोड़ लोगों की कुर्बानी दी और हिटलर को हरा दिया। और पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कशों के ऊपर जो एक नंगी तानाशाही का राज आने वाला था, जो पूंजीवादी जनतंत्र का भी गला घोटने वाला था, उसको पराजित कर दिया। ये एक बड़ा मानवता के लिए बड़ा योगदान था। तो ये हुआ, और उसके बाद जब पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ का पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी, औद्योगिक ढांचे को नष्ट कर दिया उनको। फिर कम्युनिस्ट स्टालिन के नेतृत्व में ये जो संघर्ष चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत संघ की क्रांति बची तो उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम हुआ नंबर 1, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के दौर के साथ ही ईस्टर्न यूरोप के अंदर कई समाजवादी देश बने और एक समाजवादी ब्लॉक बन गया, साम्राज्यवाद के खिलाफ जबरदस्त ब्लॉक बना। और सोवियत संघ की जो क्रांति को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हमले से, हिटलर के हमले से बचा लिया, उसका एक और परिणाम क्या निकला? पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कशों की मुक्ति के संघर्ष को तेजी मिली, और उसी का परिणाम है कि 1949 के अंदर चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद एक के बाद एक देशों में, वियतनाम में, क्यूबा में, लाओस में, कंबोडिया में, ये तमाम सारे देशों के अंदर जो समाजवादी क्रांतियां हुई, वो क्रांतियों के लिए रास्ता सोवियत संघ की जो रेवोल्यूशन थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन थी, उसके कारण साम्राज्यवाद को पीछे धकेलते हुए समाजवाद को, यानी कि मेहनत कशों की जिंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते पर चली गई। इसका एक और असर क्या हुआ? पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी की जो लड़ाइयाँ चल रही थीं, उन लड़ाइयों को एक नई दिशा मिली, और उन आज़ादी की लड़ाइयों में हिंदुस्तान में भी मेहनत कशों ने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसी पूरी दुनिया के अंदर उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष थे, उन संघर्षों में मेहनत कशों की राजनीति, मेहनत कशों का एजेंडा उनके देशों की क्रांति के, उनके लड़ाइयों में और राजनीति के केंद्र में आया। और उसी का परिणाम हुआ हमारे देश के अंदर भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि, वो भी समाजवाद से प्रभावित थे। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको तो, उनके बारे में तो उनके विरोधी कहते ही हैं कि वो कम्युनिस्ट थे। वो कम्युनिस्ट थे कि नहीं थे, वो तो एक बहस का प्रश्न है। लेकिन इतनी बात तय है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि पंडित नेहरू को और उनका आकलन करते हैं, तो सोवियत संघ की रेवोल्यूशन का हिंदुस्तान में वो समाजवाद का एजेंडा नहीं तय किया उन्होंने, वो पूंजीवाद के विकास का ही एजेंडा तय किया। लेकिन उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत संघ की मदद और सोवियत संघ के अंदर जो मेहनत कशों की क्रांति का जो प्रभाव था, वो यहाँ के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो नीतियाँ बनी उसको स्पष्ट रूप से दिखता है। यहाँ भी प्लान्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल किया गया, और हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी उसकी भूमिका है, निर्णायक भूमिका नहीं है, क्योंकि वो प्लान्ड इकोनॉमी या हमारे देश के अंदर मिक्स इकोनॉमी का जो नेहरूवियन मॉडल बोला जाता है, वो कोई हिंदुस्तान के मेहनत कशों को केंद्र में रख के नहीं बनाया जा रहा था। वो हिंदुस्तान के अंदर
पूंजीवाद के विकास को, लूट के राज को कायम करने के केंद्र को केंद्र में रख के बनाया जा रहा था। इसलिए चाहे वो जितने हमारे देश के अंदर पब्लिक सेक्टर बने, उन्होंने हमारे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाने में बड़ी मदद की। और इसमें हिंदुस्तान, सोवियत संघ की जो क्रांति थी, उस क्रांतिकारी जो हुकूमत थी मेहनत कशों की, उस हुकूमत ने इसको ये समझकर कि अगर भारत के उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में जीतने के बाद अगर भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनेगी तो ये साम्राज्यवादी चंगुल से बाहर रहेंगे और साम्राज्यवाद को कमज़ोर करने में इसमें मदद मिलेगी। और इस तरीके से कितना व्यापक दृष्टिकोण था उस क्रांति का कि अपना आखिर कोई निजी दृष्टिकोण नहीं था उनका, अपना स्वार्थी दृष्टिकोण नहीं था कि हम अपना विकास करेंगे, अपने देश के अंदर विकास करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं था, उनका सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण था। और सर्वहारा के अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण के चलते ही उन्होंने तीसरी दुनिया के तमाम सारे देशों के अंदर न सिर्फ उनकी मदद की अर्थव्यवस्था को बनाने में, बल्कि उनको सैन्य रूप से भी मदद की। और आपको मालूम है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस बुरी तरीके से सोवियत संघ को तबाह किया, 2 करोड़ लोग मारे गए, जिस देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को मारे गए हों, उसकी उनका कल्पना कर सकते हैं आप। उसके बाद ये समाजवादी व्यवस्था का ही करिश्मा था कि सोवियत संघ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन की जो फेज थी सोवियत संघ ने अपनाई, 10 साल के अंदर न सिर्फ उन्होंने जो विनाश हुआ था उसकी रिकवरी की, बल्कि अपना इतना तेजी के साथ विकास किया कि अमेरिका से भी मुकाबले में वो आगे आ गए। और सैन्य रूप से इतने अपने आप को इतना तैयार किया कि न सिर्फ वो समाजवादी क्रांति की सुरक्षा करने में सक्षम हुए, बल्कि तीसरी दुनिया को साम्राज्यवाद के हमले से बचाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमें जानते हैं कि जब भारत का बांग्लादेश को लेकर जो संघर्ष था, तो अमेरिका ने तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के बहाने हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए अपना खेल खेला और 7वां बेड़ा भेजा उसने। सोवियत संघ ने कहा अगर तुम्हारा 7वां बेड़ा जाएगा तो उसके पीछे मेरा बेड़ा आ रहा है। ये क्यों कहा? क्या वो सोवियत संघ कोई उपनिवेशवादी देश था? क्या सोवियत संघ भारत पर कब्जा करके अपने लूट के राज को बनाना चाहता था? नहीं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद उसका था। सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयतावाद उसका केंद्र बिंदु था। और वो जानते थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गुटनिरपेक्षता की नीति चलेगी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, तो ये साम्राज्यवादियों को कमज़ोर करेगा और पूरी वैश्विक स्तर पर ये जो साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच मुकाबला हो रहा है, जो कॉमरेड लेनिन ने कहा ये दौर साम्राज्यवाद से समाजवाद की ओर जाने का दौर है, तो ये जो पूरा दौर था उसमें उन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से तीसरी दुनिया के देशों को मजबूत करेंगे और साम्राज्यवाद की चंगुल में जाने से रोक पाएंगे उनको, तो साम्राज्यवाद को पराजित करने में, अंततः पूरी दुनिया में समाजवाद को अग्रसर करने में सफलता मिलेगी। तो इसी साथियों, ये जो सोवियत संघ की जो क्रांति है, उस क्रांति का आकलन इस आधार पर लोग जो करते हैं, वो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जो कहते कि वो दुस्वप्न था, अरे दुस्वप्न था तो सोवियत संघ की क्रांति के बाद जो मानव संकेतक स्थापित हुए, बने, वो दुनिया में दर्ज हैं। जैसे ही सोवियत संघ के अंदर पूंजीवाद आया, समाजवाद गिरा, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ की युवतियों ने युवकों में भीषण बेरोजगारी फैली, असमानता आ गई, लूट का राज कायम हो गया। तो सोवियत संघ में समाजवाद गिरते ही वहाँ पूंजीवाद का जो नंगा चेहरा है, निकृष्ट चेहरा है, वो सामने आ गया। और वहाँ की युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए, उनको लिए पहले अच्छा प्रोफेशन के रूप में चुनने जैसी मजबूर और बहुत ही निकृष्ट स्थिति बनी। तो ये जो साथियों आज जो है हमारे सामने, आज बिल्कुल सोवियत संघ का बिखराव हो गया। सही बात नहीं। ये सोवियत संघ का बिखराव क्यों हुआ? क्या कारण था? क्या तो मैंने एक तो आपके सामने कारण बताया कि पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी जकड़ थी और सोवियत संघ इतना पिछड़ा देश था जहां समाजवाद आया कि क्रांति के समय वह साधारण रूप से जो विकास के संकेतक होते वो एक भी संकेतक वहाँ लागू नहीं थे। पिछड़ी खेती का
कज्जाक, बिल्कुल पिछड़े लोग। सोवियत संघ के अंदर कोई औद्योगिकरण, उतना बड़ा औद्योगिकरण का कोई आधार नहीं, तकनीक का विकास नहीं, जार की तानाशाही और लूट के चंगुल में जनता तबाह थी। लेकिन वहाँ कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने उत्पादन की शक्तियों का विकास किया और उसके आधार पर वो आगे बढ़े। तो एक पिछड़े देश के अंदर क्रांति हुई तो उस पर निश्चित रूप से उनकी कमजोर स्थितियाँ थी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पूंजी और तकनीक जो आधुनिक विकास के लिए जरूरी है, वो पूंजी और तकनीक साम्राज्यवादी देशों के पास थी। और समाजवादी देश जो थे, उन देशों के पास, वो पिछड़े देशों में क्रांतियां हुई, तो इसलिए वो इस मामले में कमजोर थी। तो इस परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए और पूरी दुनिया में जो साम्राज्यवादी खेमा था, घेरा था, सोवियत संघ को पूरी तरीके से कुचलने की जो साजिश थी, वो एक बाहरी ताकत का मामला था। लेकिन अंदरूनी रूप से हम जानते हैं कि समाजवाद का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है इट्स अनचार्टेड पाथ। ऐसा रास्ता जिससे पहले कोई गया नहीं, और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करके उसको निर्माण करने में निश्चित रूप से कई चूकें हुई, कई कमजोरियाँ हुई। और जो मैंने जैसा कहा कि लाखों साल से जो निजी संपत्ति के आधार पर समाज व्यवस्था चली, तो वहाँ की भी जनता थी, उसकी चेतना में भी निजी संपत्ति के मामले में दुराग्रह थे, निजी संपत्ति के बारे में लगाव थे। और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो पूंजीवादी विकास के नाम पर, जो चाहे वो डेमोक्रेसी के नाम पर दुष्प्रचार करके, चाहे वो उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर लोगों को प्रलोभित करने, इसका जो पूरा तरीका हुआ, और वहाँ जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसके साथ साथ में मार्केट इकोनॉमी के साथ उन्होंने पूरी तरीके से लिंक नहीं किया। वहाँ लोगों के जो आम उपभोक्ता थे 70 साल के समाजवाद में, वो पिछड़ा देश से लेकर विकसित राष्ट्र की स्थिति में आ गए। लेकिन वहाँ जो उपभोक्ता वस्तुएं थीं, उपभोक्ताओं का क्या सोच है, इसके बारे में कोई मैकेनिज्म स्थापित नहीं कर पाए, एक। और दो, ये जो निजी संपत्ति का जो चेतना है, तो वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो साथी थे, निश्चित रूप से उनसे भी एक चूक हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की राज सत्ता एक नहीं होगी। लेकिन उनसे वो गलती हुई कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को राज सत्ता के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो जहाँ का वहाँ का पार्टी सेक्रेटरी, जिस जिले का पार्टी सेक्रेटरी है, वो वहाँ जिले का प्रशासक हो गया, राज्य का पार्टी सेक्रेटरी है, वो राज्य का प्रशासक हो गया, और पूरा सोवियत संघ का जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी है, वो वहाँ का राष्ट्रपति हो गया। तो ये जो मिक्सअप किया गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना काम नहीं कर पाए, वो जो उन्हें करना था, कि वहाँ समाजवादी देश के अंदर जो उपलब्धियाँ हैं, वो जनता को ये नहीं समझा पाए, या नहीं अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाए कि समाजवादी साम्राज्यवादी देशों के अंदर क्या हालत है, वहाँ किस तरीके से भुखमरी है, बेरोजगारी है, किस तरीके से मानव समाज को कलंकित किया जा रहा है वेश्यावृत्ति के नाम पर, किस तरीके से नशे का धंधा हो रहा है, किस तरीके से हथियारों की दौड़ खड़ी की जा रही है, और किस तरीके से सोवियत संघ के अंदर क्रांति को करने के बाद मानवता को किस तरीके से विकसित किया गया, उसको किस तरीके से अधिकार संपन्न किया गया, किस तरीके से आम जनता की हुकूमत कायम की गई। तो ये उनकी चेतना का काम जो कम्युनिस्ट पार्टी को करना था, वो नहीं कर पाए। और जो लोग थे, वो अपनी पार्टी के संचालन में भी ब्यूरोक्रेसी आ गई, और उसके आधार पर कुछ एक गुट हुकूमत चलाने लगा, जो ठीक है। तो इसलिए हमारा कहना क्या है, ये समाजवाद का जो निर्माण था, उसमें जो गिरावट आई वहाँ सोवियत संघ के अंदर, वो गिरावट इसलिए नहीं आई कि समाजवाद का रास्ता गलत है या समाजवाद का सिद्धांत गलत है, बल्कि समाजवाद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके सही नियमों का पालन नहीं किया गया, उनको लागू नहीं किया गया, इसी समाजवाद में संकट है। और आज जो पूंजीवाद में संकट है, वो इसलिए है पूंजीवाद का संकट कि पूंजीवाद को विकसित करने के लिए जो उनके नियम कायदे उनको जो लागू कर रहे हैं, तो पूंजीवाद रहेगा तो संकटग्रस्त व्यवस्था रहेगी। और इसी साथियों, पूरे सोवियत संघ के मेहनतकशों की जिंदगी को तब्दील करने के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक युगांतकारी परिवर्तन की ओर पूरी मानवता को आगे अग्रसर करने में सोवियत संघ की क्रांति का हिस्सा है। और हमारे देश के ऊपर तो, और पूरी दुनिया के तीसरी दुनिया में
ये सोवियत संघ की क्रांति का ही असर था कि पूरी दुनिया में एक नया कंसेप्ट लाना पड़ा पूंजीवाद को, सोशल वेलफेयर स्टेट, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? इससे समाजवाद नहीं आता, पर समाजवाद के रास्ते पर लोग ना जाएं, इससे रोकने के लिए पूंजीवादी निज़ामों ने ये तय किया कि कुछ मजदूरों का अधिकार दिए जाएं, कुछ गरीबों को मदद की जाए, कोई पेंशन की व्यवस्था की जाए, कुछ फ्री में बिजली दी जाए, कुछ निःशुल्क इलाज करे जाए, आम लोगों की पढ़ाई का कुछ इंतजाम किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि तुम समाजवाद की तरफ मत जाओ। ये हम ही करने के लिए तैयार हैं। इसको पोल कब खुली, इसका असली चेहरा कब आया? जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, तो गेट के नाम पर, WTO के नाम पर, वर्ल्ड बैंक के नाम पर, IMF के नाम पर जो एक दुर्विता आई, और उसके बाद क्या हुआ? ये भी जितने भी ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट के नाम पर, लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर आम जनता को जितने अधिकार दिए गए थे वो सब समेट लिए और नंगे लूट का राज कायम कर दिया गया। इसी साथियों, ये जो आज हमारे सामने ये तस्वीर जो उभर के आ रही है, वो तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि ये पूंजीवाद जो है वो उसका असली चेहरा जो 1917 की क्रांति में के जरिए सोवियत संघ के मेहनतकशों ने, मजदूर वर्ग ने जो पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ये है असली राज। तो आज क्या है? आज चुनौती है तो क्या, लेकिन दुनिया के अंदर क्या समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई? समाजवाद की शक्ति कमजोर हुई, समाजवाद की शक्ति कमजोर हुई है, एक दुर्विता आई है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था का समापन नहीं हुआ। ऐसा ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित नहीं हुआ, या नियमानुसार ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई कि समाजवाद की कोई नाम की कोई व्यवस्था नहीं होगी। आज चाइना के अंदर क्या है, आज वियतनाम में क्या है, क्यूबा में क्या है, लाओस में क्या है, ये तो क्रांति, वहाँ तो समाजवाद है। कोरिया में क्या है समाजवाद। पर समाजवाद वो उसके अंदर कुछ कमजोरियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, अलग अलग बात है वो उसके बारे में। लेकिन पूंजीवाद के तुलना में अगर आप मौलिक रूप से उसका विश्लेषण करें तब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है? केंद्र में है मुनाफा, और समाजवादी व्यवस्थाओं के केंद्र में क्या है? केंद्र में आम जनता। और ये कोरोना का ये जो हमला हुआ, इस कोरोना के हमले से ये साफ हो गया। कोरोना के जो महामारी आई और उसने स्पष्ट कर दिया कि समाजवाद का मतलब क्या, उसने स्पष्ट कर दिया कि पूंजीवाद का मतलब क्या। पूंजीवाद का मतलब हिंदुस्तान में मोदी की लफाजी, अंबानी अडानी की दौलतों में के अंबार और करोड़ों करोड़ों का रोजगार का छिनना, करोड़ों करोड़ का भुखमरी का शिकार होना, करोड़ों करोड़ का बीमारी की जब्त बजाना, करोड़ों करोड़ को मौत के मुंह में धीरे धीरे अग्रसर करना। किसके लिए? इनके मुनाफों के लिए। ट्रंप का राज क्या है? ट्रंप का भी राज ये है। जर्मनी में क्या है? जर्मनी में यही है। इटली में क्या है? इटली में भी पूंजीवाद है। फ्रांस में क्या है? वहां भी पूंजीवाद है। तो ये पूंजीवादी देशों के अंदर क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये आप तो इतने ताकतवर है, आप तो स्पेस में जा रहे हैं, आप युद्ध की तैयारी अंतरिक्ष में कर रहे हैं, आप तो बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो कोरोना की महामारी से जनता को क्यों नहीं बचा पा रहे आप? क्यूबा एक छोटा सा देश, समाजवादी देश, अमेरिका का पड़ोसी, 80 किलोमीटर दूर, 80 मील दूर है वहां से सिर्फ। और जब से क्रांति हुई है वहां, तब से अमेरिका पूरी तरीके क्रांति को दफन करने के लिए, कुचल देने के लिए, गला दबाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। क्या हुआ? क्यूबा में और अमेरिका में क्या फर्क है? इस अवसर पर हमें पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में फर्क को समझने के लिए समझना चाहिए साथियों। क्यूबा दुनिया के अंदर वो भी दे रहा है, लोग कुछ चीज भेज रहा है। क्या भेज रहा है? दवा और डॉक्टर। अमेरिका क्या भेज रहा है? हथियार। वो हथियार भेजते हैं, वो मादक द्रव्य भेजते हैं मानवता को नष्ट करने के लिए। और क्यूबा एक समाजवादी देश, वो समाजवादी देश पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर भेजता है, दवा भेजता है। यह है नैतिक रूप से समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच का फर्क।
ये जो सोवियत संघ की क्रांति की जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर मानवता की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद, सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयतावाद, ये है आज का दौर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद फैलाते हैं, लूट का अंतर्राष्ट्रीयतावाद, उस लूट के अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ ये लड़ाई है। तो आज ये स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ की जो क्रांति है वो 103 साल पहले हुई, ठीक है, और बीच में 70 साल समाजवाद के हुए, उसके बाद पराभव हुआ, लेकिन साम्राज्यवाद से समाजवाद की ओर जाने का ये जो क्रम है वो ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है, और ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है, उस वो ही दिशा है। ये बार बार प्रमाणित हो रहा है। और आज खास तौर से पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से मंदी है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और पूंजीवाद, मरणासन्न पूंजीवाद को बचाने के लिए आम जनता को जिस तरीके से लूटा जा रहा है पूंजीवादी देशों के द्वारा, उससे मानवता संकट में पड़ गई। तो ये जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद जिसके खिलाफ कॉमरेड लेनिन ने एक सफल क्रांति की, उस क्रांति ने पूरी दुनिया की दिशा पलट दी, पूरी दुनिया की मेहनत कशों की दिशा पलट दी, और उनके अंदर एक चेतना पैदा की कि नहीं, ये जो पूंजीवादी लूट है, ये जो आपकी महामारी है, ये जो आपकी बेरोजगारी है, इसको आप बदल सकते हैं। एक वर्गीय संघर्ष के जरिए एक सत्ता पर, राज सत्ता पर पूंजीवादी वर्ग को, लुटेरे वर्ग को हटाकर अगर आप मेहनत के वर्ग को राज सत्ता पर काबिज कर ले तो ये आप इसको बदल सकते हैं। तो ठीक है, सोवियत संघ में समाजवाद गिर गया, कारण है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर साम्राज्यवाद का घेरा था, लुटेरी व्यवस्थाओं का, निजी संपत्ति की चेतना लाखों साल से है, मजबूत है, उसके चलते चलिए हो गया। लेकिन समाजवादी क्रांति का संदेश और वो जो रास्ता है वो नहीं खत्म हुआ, वो आज भी मेहनत कशों के लिए प्रेरणादायक ही है, दिशा देने वाला है, और पूरी मानवता को बचाने के लिए, पूरी दुनिया के मानवता को बचाने के लिए, मानवता की बचाने में जो भी दिलचस्पी रखते हैं उन तमाम सारे लोगों के लिए ये है कि हाँ, इसी रास्ते से जाकर ये पूरी के पूरी तरीके से इस समाज को बचाया जा सकेगा, मानवता को बचाया जा सकेगा। और अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी को भी बचाने के लिए समाजवाद की आवश्यकता है। ये जो पूंजीवादी निज़ाम है, जिस तरीके से पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से परमाणु हथियार बना रहे हैं, जिस तरीके से लुटेरी नीतियाँ थोप रहे हैं, इससे सिर्फ मानवता संकट में नहीं है, इससे सिर्फ आम मेहनत के संकट में नहीं है, पूरी पृथ्वी उसका अस्तित्व संकट में है। तो इसका मतलब आज सोवियत संघ की क्रांति का जो संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद और साम्राज्यवाद से समाजवाद में ले जाकर पूरी मानवता को अगले विकास के क्रम में ले जाना, ये जो संघर्ष है वो आज और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है साथियों। और कॉमरेड, इस सोवियत संघ की क्रांति के जरिए मार्क्स एंगल्स ने वो सिद्धांत दिए जिसके आधार पर पूरी दुनिया को हम समझ पाए, ऐतिहासिक रूप से विकास के क्रम को समझ पाए, वर्गों की बनावट और वर्गों की भूमिका समझ पाए, वर्ग संघर्ष का क्या महत्व है, वो कैसे होता है, ये हम समझ पाए, क्रांति क्या होती है, उस क्रांति की लामबंदी कैसे होगी, ये हम समझ पाए। कॉमरेड लेनिन ने मार्क्सवाद को और आगे बढ़ाया और विकसित किया, और साम्राज्यवाद के दौर में किस तरीके से ये जो निज़ाम है वो आम जनता के खिलाफ है, उसका क्या चरित्र है, उसको कैसे मुकाबला होगा, उसकी पहचान कॉमरेड लेनिन ने दी। और इसके साथ में ये जो क्रांति की अवधारणा है, ये क्रांति का जो सिद्धांत है, उसको व्यवहारिक रूप से अमल में कैसे लाया जाएगा, किस तरीके से संगठन बनाया जाएगा, सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयतावाद कैसे पूरा किया जाएगा, ये समाजवादी जनतंत्र की स्थापना करना है पूंजीवादी जनतंत्र के तहत, तो वो क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यक है, और कैसे वो संचालित होगी, जनवादी केंद्रितता के आधार पर कैसे पार्टी संचालित होगी, जन संगठन कैसे जनवादी तरीके से काम करेंगे, ये सारे सिद्धांत कॉमरेड लेनिन ने दिए। तो इसलिए साथियों,
सोवियत संघ के अंदर इन दोनों चीज़ों को, मार्क्स एंगल्स के सिद्धांत और कॉमरेड लेनिन द्वारा मार्क्स एंगल्स सिद्धांत को, मार्क्सवाद को विकसित करने का जो काम किया गया, उसके जरिए सोवियत संघ में 1917 में क्रांति हुई। वो जो क्रांति की अवधारणा आज तक वैधानिक वैध है, आज भी वैध है। और इसी साथियों, ये जो दुनिया में मेहनत कशों को कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की क्रांति के जरिए जो संदेश मिला, पूरी दुनिया के मेहनत कशों और आवाम को वो एक ऐसा हथियार मिल गया जिससे वो शोषण के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक लड़ाई में तब्दील करने की बात के आगे बढ़ सकते। तो मार्क्सवाद लेनिनवाद, ये एक ऐसा विज्ञान मिला, संगठन का सिद्धांत एक ऐसा हथियार मिला, और बल संघर्ष के जरिए समाज को बदलने की वो ऐसी दिशा मिली, और सोवियत संघ के अंदर उसको कामयाब करके वो स्थापित किया। हाँ, ये संभव है। और आज भी तमाम सारे देशों के अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं, अब ये आने वाला जो दशक है, मेरी निजी ऐसी मान्यता है कि यह आने वाला दशक पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित होगा। बोलीविया में अमेरिका ने घेर दिया, चुनाव नहीं होगा, चुनाव को, और पिछली बार जो राष्ट्रपति चुन गया था, जो राष्ट्रपति हार गया, उसको राष्ट्रपति घोषित कर लिया, उसको मान्यता दे दी। अभी बोलीविया में चुनाव हुआ, फिर वहाँ लाल झंडे की ताकतें, वामपंथी ताकतें जीत गई। ये दिखा रहा है कि जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो रही है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, एक तरफ लुटेरे हैं और दूसरी तरफ सोवियत संघ की क्रांति का संदेश लेकर मेहनत का सवाम है मैदान में। हमारे देश के अंदर भी इस संघर्ष को इसी सिद्धांत के आधार पर हमारे देश के अंदर भी योजनाबद्ध करने में और सूत्रबद्ध करने में हमें सफलता मिली है। और जैसा हम जानते हैं कि समाजवाद की ओर जाने के लिए हम अपने देश के अंदर जनता की जनवादी क्रांति का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, तो ये भी समझ बनाना, ये भी लक्ष्य तय करना, ये मार्क्सवाद लेनिनवाद के अध्ययन के आधार पर ही उसका इस्तेमाल करके ही हम तय कर पाए। और आज हमारे देश के अंदर जो भी चुनौती है, उस चुनौती के खिलाफ हमारे देश के अंदर मजदूर, किसान एकजुट हो रहे हैं, संघर्ष तेज हो रहे हैं। कोरोना के पीरियड में भी लगातार मुकाबले हुए, और मोदी सरकार के जो हमले हैं, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए श्रम कानून बदल दिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए वो 3 कानून बना दिए। अब ये जो कानून है वो आप उपनिवेशवाद के केवल से पूर्व की अवस्था में मजदूरों, किसानों को ठेलना चाहते हैं, लुटेरों की हिफाजत के लिए, लुटेरों की मदद के लिए। तो आज ये मार्क्सवाद लेनिनवाद, ये विज्ञान और सोवियत संघ की क्रांति का संदेश हिंदुस्तान के मेहनत कशों को भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने और अंततः समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्ष को दिशाबद्ध करने में मददगार हो रहा है। इसी साथियों, सोवियत संघ की क्रांति कोई लोकल घटना नहीं थी। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहता। सोवियत संघ की क्रांति कोई स्थानिक घटना नहीं थी, किसी एक देश की घटना नहीं थी। दुनिया में उस समय जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जिस तरीके से पूरी दुनिया पर जकड़ बनाए हुए था, उस जकड़ को तोड़ना, उसकी एक चौकी स्थापित करना, ये पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक घटना थी। और इसीलिए दुनिया का मेहनत कश इसको कितना समझ पाया, ये तो इतिहास में दर्ज है। हमारी कई कमजोरियां रही अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में, ये बात सही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवादी देशों ने जरूर पहचान कर ली थी कि वैश्विक घटना है। इस घटना को अगर पलटा नहीं गया, इसको अगर रोका नहीं गया, तो दुनिया के अंदर से साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने उसका मुकाबला किया, वो हमला किया। उस हमले का प्रतिरोध करना, उस हमले के बराबर को और ताकतवर तरीके से प्रति हमला करना, शायद इसमें हमारी ताकतें कुछ कमज़ोर रह गई। तो अगर वो कमज़ोर रह गई तो उन ताकतों को कमज़ोर रहने से आज ये स्थिति बनी। लेकिन युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, और कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें कोई सेना हार जाती है, पर अंततः फैसला इससे होगा कि युद्ध कौन जीतता है। तो वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ की क्रांति ने इस युद्ध को अगले अवस्था तक भेज दिया है, और युद्ध जारी है।
हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ हम हार जाएं, हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हार जाएं कि उस जगह और हालत खराब हो जाएं। ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। सोवियत संघ की क्रांति के बाद भी ऐसा हुआ कि जब साम्राज्यवाद ने घेरा कस दिया तो क्रांति का गला दबाने के लिए उन्होंने किया। तो कॉमरेड लेनिन ने कहा, एक कदम आगे दो कदम पीछे, क्रांति को बचाना है और अंततः युद्ध को जीतना है। तो कई लड़ाइयाँ हैं जो हार सकते हैं हम। हो सकता है कि सोवियत संघ में क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था का पराभव वो एक लड़ाई को हारने का है, पर समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का जो युद्ध जारी है वैश्विक स्तर पर, वो साम्राज्यवाद, ये जो युद्ध है हम अपने देश के मेहनतकशों को उसके लिए प्रेरित करना है। 26 तारीख की जो हड़ताल है नवंबर की, उसे कामयाब करना है और 26-27 तारीख को जो किसानों का संसद का घेराव का जो नारा है उसको भी कामयाब कर कर मजदूर किसान की संघर्ष को और आगे बढ़ाकर सोवियत संघ की क्रांति का जो संदेश है उस संदेश को, और जो उनका जो महान हमारे क्रांतिकारियों ने जो पूरी दुनिया के अंदर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया, उनके प्रति लाल सलाम प्रस्तुत करने और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का समय है। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। लाल सलाम।